जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका परचम क्लासेस पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मार्च करंट अफेयर्स 2024 का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स और अपॉइंटमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स हैं। अगेन कोशिश करेंगे कि बहुत सारे फैक्ट्स को कैसे याद रखा जाए, बहुत सारी ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें स्पेशली फॉर वन डे एग्जाम्स उसमें काफी ज्यादा ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं परचम क्लासेस पर। एंड ये है आपका मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो आपको मिल जाएगा परचम क्लासेस की वेबसाइट पर। सवाल जिसमें आपको 150 जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, 150 प्लस क्वेश्चंस मिलते हैं करंट अफेयर्स के बेसिस पे। जो हम डिस्कस कर रहे हैं इन्हीं के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसके अलावा जो डेली करंट अफेयर की पीडीएफ है, वीकली, मंथली और 6 मंथ की पीडीएफ और ईयरली पीडीएफ जो है, वो सारी की सारी आपको एक सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एक यू हैव टू बाय वन सब्सक्रिप्शन जो कि लाइफ टाइम के लिए है, और ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर रेगुलरली मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है परचम क्लासेस की सब्सक्रिप्शन को लेकर, ये नंबर है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। टाइमिंग्स हैं आपका 10 AM टू 6 PM, मंडे टू सैटरडे। ठीक है जी, चलो शुरुआत करते हैं सेशन की। सो अपॉइंटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग लगभग सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है वो रेजिग्नेशन देते हैं। जो कुरुक्षेत्र के एमपी हैं, जो सिटिंग एमपी थे, उनको बनाया गया यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, तो यहां पर याद करने का तरीका, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिनको नाम याद नहीं रहते हैं, तो नायब कुरुक्षेत्र पे महाभारत हुई थी। ठीक है, बहुत हिस्टोरिक बैटल, और जो है नायब तरीके से, नए तरीके से जो है उनको लाया गया है और हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अच्छा, अब यहां पर एक पॉलिटी का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो एमएलए नहीं है। ठीक है, वो विधानसभा के मेंबर नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति अगर विधानसभा का मेंबर नहीं है या विधान परिषद का मेंबर नहीं है, तो भी वो बन सकता है मुख्यमंत्री, प्रोवाइडेड कि उसको 6 महीने के अंदर अंदर जो है विधानसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर वहां पर विधान परिषद है तो विधान परिषद का मेंबर बनना पड़ेगा। तो 6 राज्य ऐसे हैं, 6 स्टेट्स आर देयर, जिनमें आपको विधान परिषद मिलती है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताना मेरे को कि कौन कौन से वो 6 राज्य हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन तीन दो दो के सेट में है, 3 स्टेट्स, मतलब 3 ग्रुप्स हैं दो दो के सेट्स में। ठीक है, और यहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि 6 महीने के अंदर इनको बनना पड़ेगा, बट 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा में चुनाव है। ठीक है, तो एज सच इनको विधानसभा का मेंबर बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ठीक है, जिनके बारे में हमने पढ़ लिया है, कुरुक्षेत्र से एमपी, ये मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है आपका फॉर्मर लॉ कमीशन, जो मेंबर हैं। ठीक है, फॉर्मर लॉ कमीशन के चेयरपर्सन है, वो मेंबर बने हैं किसके? लोकपाल के। जस्टिस ऋतुराज अवस्थी बने हैं जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल। देखिए, लोकपाल की व्यवस्था वेरी फेमस, हिस्टोरिक, एक समय पर पूरे भारत में इसको लेकर प्रोटेस्ट हुए थे। अन्ना हजारे जी का मूवमेंट, काफी हिस्टोरिक मूवमेंट। उसके बाद जो है लोकपाल आता है। पहले लोकपाल कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे? पीसी घोष। ठीक है, पीसी घोष। यहां पर जो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, उनको बनाया गया है लोकपाल का जुडिशियल मेंबर। चलिए अब एक बार देख लेते हैं। इसके अलावा पंकज कुमार एंड अजय तिर्की, उनको भी जो है ओथ दिलाई गई है एज मेंबर ऑफ लोकपाल। द ओथ वाज एडमिनिस्टर्ड बाय जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर, जो कि है चेयरपर्सन चेयरपर्सन लोकसभा नहीं, सॉरी, चेयरपर्सन लोकपाल के। ठीक है, ये जो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं, ये चेयरपर्सन रहे 22nd लॉ कमीशन के। और इसके अलावा जो है ये चीफ जस्टिस रहे हैं कर्नाटका हाईकोर्ट के। कर्नाटका हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यहां पर रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब
थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं लोकपाल को देखकर। लोकपाल पर भी सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। 50% मेंबर्स जो है, एटलीस्ट 50% मेंबर्स जो है इसके क्या होने चाहिए, वो जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स आउट ऑफ होम 50% आर जुडिशियल मेंबर्स। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि 8 में से 4 मेंबर जो हैं जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए। जुडिशियल मेंबर्स का मतलब जो जुडिशरी में सर्व कर चुके हैं, एज ए जज रह चुके हैं। ठीक है, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, जस्टिस पीसी घोष जो है वो फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। बहुत सारे एग्जाम में सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया है, मतलब मल्टीपल एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसी घोष। ठीक है, चलो नेक्स्ट है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर्स। तो ज्ञान का की जब प्राप्ति होती है तो क्या होता है, बहुत सुख प्राप्त होता है। ठीक है, एक आत्मिक सुख या कह लीजिए बहुत अलग तरीके का आनंद महसूस होता है। तो ज्ञान की प्राप्ति हुई, सुख हुआ। ठीक है, याद रखने के लिए इलेक्शन कमिश्नर्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसका काम क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने। ठीक है, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाने भारत में। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जो है मुख्य जिम्मेदारी। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं। अब मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में यह बताना कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कौन कराता है। ठीक है, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव कौन कराता है और कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको 2 से 3 मिनट के बाद यह बताऊंगा। जस्ट थिंक इन योर माइंड। चलो आगे चलते हैं। अब मेरे को यह भी बताओ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सो यहां पर सुखबीर सिंह संधू फ्रॉम पंजाब, ज्ञानेश कुमार फ्रॉम केरल हैव बीन नेम्ड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स बाय अ पैनल। हां, ये भी इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मतलब पिछले साल तक जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनने का कोई पैनल नहीं होता था। सच सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखलंदाजी करी। ठीक है, बहुत सारी कह लीजिए केस हुए और सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई, जिसमें कौन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है एक लॉ पास होता है, प्रॉपर संसद में इसको पास किया जाता है, जिसमें 3 मेंबर कमेटी का चेंज कर दिया जाता है, जिसमें 2 मेंबर तो सेम है, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा या लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन द ओपोजिशन। तीसरे जो मेंबर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह कौन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कॉम्पोजिशन को चेंज कर दिया गया, जिसको लेकर भी काफी बवाल था। इवन इनके अपॉइंटमेंट के बाद भी केस फाइल किया गया कि जी इस अपॉइंटमेंट को रोका जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी का गठन किया था वो अलग थी। कानून पास करके उस कमेटी का जो मेंबर है, ठीक है, या कॉम्पोजिशन है, उसको चेंज कर दिया गया। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगाने से, इनके अपॉइंटमेंट पर स्टे लगाने से मना कर दिया। तो ये अभी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, बिल्कुल बकायदा ड्यूली अपॉइंटेड। यहां पर जो लीडर ऑफ ओपोजिशन इन द लोकसभा, अभी आज के टाइम पे कह लीजिए लीडर ऑफ लार्जेस्ट ओपोजिशन पार्टी, उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट नोट जो है रखा। उन्होंने कहा कि मेरे पास बहुत सारे नाम दिए गए और मेरे पास प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि मैं सारे नाम्स को ढंग से इवेल्युएट कर सकूं। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब ये आरोप लगाया गया कि सरकार के द्वारा ये जो अपॉइंटमेंट की गई है। चलो, ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ी सी कहानी भी बता दी ताकि याद रहे। ठीक है, सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार। रिटायरमेंट ऑफ अनूप चंद्र पांडे, ठीक है, लास्ट मंथ हुई जो है अनूप चंद्र पांडे, उनकी रिटायरमेंट थी। और सडन रेजिग्नेशन ऑफ अरुण गोयल। ठीक है, उसके बाद जो है 2 वैकेंसीज खाली हुई। टोटल कितने हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। अच्छा, इसमें भी एक छोटा सा टेक्निकल पॉइंट है। यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब एक जानकारी थोड़ी सी कमी रहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स ही होंगे। नहीं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा गया है, चलो देखते हैं। उसमें लिखा गया है इलेक्शन कमीशन शेल कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच अदर नंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, सच अदर नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। ठीक है, ऐसा ये नहीं है कि इतने ही इलेक्शन कमिश्नर्स 2 ही होंगे, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। बट हाँ, 89 के बाद जो है ये मल्टी मेंबर बॉडी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। ठीक है, सो इट इज देयर। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, श्री राजीव कुमार। ठीक है जी, चलो। सो इलेक्शन कमीशन
कि अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट एंड कंडीशंस एंड सर्विस ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें 3 मेंबर कमिटी बनाई गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। किशोर मकवाना अज्यूम्स चार्ज ऑफ चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। देखिए, 3 नेशनल कमीशंस हैं जिनको की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस प्राप्त है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। देखिए, इसमें 2-3 फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 338 जो है आपको ध्यान में रखना है। 338, 338 ए, 338 बी। देखिए, 338 ए, 338 जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात करता है। 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करता है। और 338 बी जो है वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। ठीक है, अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था वो दिया गया था 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और उसके बाद जो है 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में यह समझा गया, मतलब ये देखा गया कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अलग हैं। तो 2 सेपरेट बॉडीज होनी चाहिए। तो यहां पर जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को स्प्लिट करके नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब बना दिया गया। तो एक अलग से एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 338 ए। बाद में चलकर प्रेजेंट गवर्नमेंट के समय पर जो है एक अमेंडमेंट हुई। ठीक है, कौन सी अमेंडमेंट थी, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। उस अमेंडमेंट के तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को भी जो है क्या दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, जो कि इससे पहले एक स्टैट्यूटरी स्टेटस था। स्टैट्यूटरी स्टेटस का मतलब होता है कानून बना के पास करना, एक मतलब संसद में कानून पास किया गया, उसके तहत वो बॉडी बनाई गई है। ठीक है, उस कह लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का की स्थापना की गई है। बट अब उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन में निहित है, उसकी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से वो डिराइव करता है। तो ये है आपका 102। ठीक है, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये 3 अमेंडमेंट्स हैं जो कि बड़ी सिमिलर हैं, 65, 89, 102। तो 24 ऐड, 13 ऐड करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब किशोर मकवाना जी को बनाया गया है चेयरपर्सन। अब देखो, गांधी जी शेड्यूल कास्ट या जो हरिजन वर्ड यूज करते थे, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए हरिजन वर्ड, हरिजन, ठीक है, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हरि मतलब भगवान कृष्ण। किशोर जो नाम है ये भी भगवान कृष्ण का ही एक नाम जो है कहा जाता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो, ओके। सो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की क्या कहानी है ये मैंने आपको पूरी बता दी है। ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, एक वाइस चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, ओके। इनका काम क्या रहता है, इनका काम रहता है कि जो भी कंप्लेंट आएगी रिलेटेड टू द डिप्रीवेशन ऑफ राइट्स, मतलब जो भी संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा अधिकार दिए गए हैं अनुसूचित जाति के लिए, उनमें अगर कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई इंक्वायरी आती है, उसको देखते हैं। इवन एज अ सिविल कोर्ट भी काम करते हैं। ठीक है, समन भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी अधिकारी को तलब कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, और सरकार को सजेशंस भी देते हैं कि कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन रिजाइंड। तो तेलंगाना की जो गवर्नर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनके पास पुडुचेरी का भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का चार्ज था। तमिलसाई सौंदरराजन ने रिजाइन किया है। तो आप ऐसे याद रखना तमिलसाई, क्योंकि इन्होंने तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने हैं, तमिलनाडु से ही आती हैं और तमिलनाडु से ही इन्होंने इलेक्शन भी लड़े, मतलब लड़ने जा रही हैं साउथ चेन्नई सीट से। ठीक है, बीजेपी की टिकट से साउथ चेन्नई सीट से, साउथ चेन्नई सीट से, सॉरी, जो है लड़ने जा रही हैं तमिलसाई सौंदरराजन। ठीक है जी। अब इनकी जगह बनाया गया है सीपी राधाकृष्णन जी को। सीपी राधाकृष्णन जी जो कि झारखंड के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है तेलंगाना का और पुडुचेरी का। देखो, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हम वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनमें लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी,
जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद चुनाव नहीं हुए हैं, जो कि कहा जा रहा है कि शायद इस साल होंगे, बट यहां पर 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर आपको क्या मिलता है, विधानसभा मिलता है। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। पशुपति कुमार पारस रिजाइन्स फ्रॉम यूनियन कैबिनेट। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रेसिडेंट जो पशुपति कुमार पारस हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। ठीक है, दैट वाज अ पॉलिटिकल, वी डोंट हैव टू गो इनटू द पॉलिटिकल थिंग्स। द आइडिया हियर इज कि इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इनकी जगह जो है, जो ये पोर्टफोलियो संभाल रहे थे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, वो पोर्टफोलियो दिया गया है किसको, किरण रिजिजू जी को। ठीक है, किरण रिजिजू जो कि अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, पहले कानून मंत्री भी रहे। ठीक है, अभी अर्थ साइंसेज मिनिस्टर हैं। इसके अलावा इनको ये पोर्टफोलियो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पोर्टफोलियो दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट न्यूज। चलिए नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट मुर्मू नॉमिनेट्स फिलैंथ्रोपिस्ट सुधा मूर्ति टू राज्यसभा। सुधा मूर्ति जी काफी फेमस पर्सनालिटी हैं, उनको जो है राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, मनोनीत किया गया है। देखिए, राज्यसभा में टोटल जो है 250 मेंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें 12 मेंबर्स जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं। आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, अलग अलग क्षेत्रों से जो एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। इंफोसिस के जो को फाउंडर नारायण मूर्ति, उनकी धर्मपत्नी हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, उनकी जो है कह लीजिए मदर इन लॉ हैं, सास हैं। और इसके अलावा खुद जो है बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। इनको जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया है। ठीक है जी, तो ये है इनके बारे में जानकारी। अगर हम आर्टिकल 80 की बात करें तो वो बताता है कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को जो है आप उनके बारे में बताता है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के नॉट मोर देन 250 मेंबर्स, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, 30 साल, मिनिमम 30 साल उम्र होनी चाहिए अगर आप राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं। लोकसभा के लिए कितनी है, 25 साल है, ये ध्यान रखना। लोकसभा और विधानसभा के लिए आप 25 साल में मेंबर बन सकते हैं, विधान परिषद और राज्यसभा में 30 साल के लिए, मतलब मिनिमम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और टेन्योर जो होता है वो 6 साल का होता है, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। तो ये एक रोटेशनल बेसिस पे चलता है कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर, उनका चुनाव होगा, जैसे अभी रिसेंटली भी हुआ था। खासकर अगर आपने ध्यान दिया होगा, हिमाचल प्रदेश का राज्यसभा का चुनाव काफी ज्यादा चर्चा में था। ठीक है, तो उसी तरीके से 1/3 सीट्स का जो है हर 2 साल बाद चुनाव होता है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का मतलब होता है पदेन सभापति, मतलब जो भी उपराष्ट्रपति होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा के चेयरपर्सन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पैरा आर्चर एंड अर्जुन अवॉर्डी श्रीमती शीतल देवी, उनको बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेशनल पर्संस विद डिफरेंट एबिलिटीज आइकन। देखिए, ये जो न्यूज है अपने आप में एक मोटिवेशन है। मतलब अगर आपने ये तस्वीर कई बार आई थिंक देखी होगी रिसेंट टाइम्स में, जो भी लोग जो ये कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, या कहीं ना कहीं सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं, वो प्लीज इस तस्वीर को जरूर देख लें। ये न्यूज से ज्यादा आई वुड से दिस इज अ मोटिवेशन, इट्स अ ह्यूज मोटिवेशन। मेरे को तो, मैं जब भी ये तस्वीर देखता हूं मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सो आई एम होपिंग कि आप सबको भी ऐसा फील होता होगा। इफ यस, प्लीज डू राइट अबाउट इट। तो इनको जो है पैरा आर्चर जो है, इनको बनाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन, पीडब्ल्यूडी आइकन। पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज या डिफरेंट एबिलिटीज, या जिसको हम दिव्यांगजन कहते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर शीतल देवी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा आईपीएस ऑफिसर अनुराग अग्रवाल अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी। पार्लियामेंट सिक्योरिटी का हेड बनाया गया है, आईजी रैंक के ऑफिसर हैं अनुराग अग्रवाल। और रिसेंटली अगर आपको याद हो, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में सेंध लगी थी, कुछ खास बड़ा नुकसान नहीं हुआ था, पर ये अपने आप में काफी बड़े चिंता का विषय हुआ था उस समय पर। और ये जो है यहां पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर अनुराग अग्रवाल, उनको हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी बनाया गया है। नेक्स्ट है आईपीएस ऑफिसर दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी, बहुत फेमस एनएसजी, ब्लैक कैट कमांडोज। आईपीएस ऑफिसर हैं दलजीत सिंह चौधरी, जो कि सशस्त्र सीमा बल, जो कि वन ऑफ द सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को भी देखती है, उसके भी डायरेक्टर जनरल हैं। इसके अलावा इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है
एनएसजी का, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का गठन हुआ था 1984 गोल्डन टेम्पल, ठीक है, जब वहां पर ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद जो है जो सिख मिलिटेंट्स हैं उनको वहां से फ्लश आउट किया गया, और उसके बाद जो है ये समझा गया कि एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एनएसजी एक्ट पास होता है और उसके बाद जो है एनएसजी का गठन किया जाता है। ठीक है जी। सो दिस इज सो डीजी एम ए गणपति पास्ड ऑन द बैटन टू दलजीत सिंह चौधरी, एंड ही इज करेंटली द एसएसबी डीजी, ये मैंने आपको अभी बताया। और कॉमनली जो है ब्लैक कैट कहा जाता है, गृह मंत्रालय के तहत ये आता है, और जो एनएसजी है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है यहां पर। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, जी नहीं, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये पॉइंट ध्यान रखना। ओके, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1968, ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि कब इसका गठन हुआ, दैट इज इट। चलो आगे चलते हैं। सुमन कुमारी बिकम द बीएसएफ फर्स्ट वुमेन स्नाइपर। देखिए, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी जो हैं वो बनी है पहली वुमेन स्नाइपर। इसमें एक पॉइंट जो याद रख सकते हैं, देखिए स्नाइपर के लिए क्या चाहिए होता है, स्नाइपर को ना बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, बहुत घंटों तक जो है एक कह लीजिए हथियार लेकर बैठना पड़ता है, और बोला भी जाता है एक गोली एक दुश्मन, ठीक है, तो बहुत प्रिसाइज अटैक करना रहता है। तो याद रखने के लिए कि अच्छे मन से बैठी हुई हैं, शांत से बैठी हुई हैं, ठीक है, और अपने कह लीजिए टारगेट का वेट कर रही हैं, तो ये स्नाइपर बनने के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी, तो अच्छे मन से, सु मतलब अच्छा, मन, अच्छे मन से, शांत मन से बैठी हैं और अपने टारगेट का इंतजार कर रही हैं, विच इज द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट क्वालिटी विच इज रिक्वायर्ड इन द स्नाइपर। ठीक है जी। चलो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की अगर हम बात करें, 1965 में 1 दिसंबर में इसका जो है गठन हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, स्पेशली आफ्टर 1960 इंडो पाक वॉर। इंडो पाक वॉर के समय पर, 1965 के समय पर, उस समय पर देखिए बॉर्डर जो गार्ड करते थे वो स्टेट पुलिस ही करती थी, स्टेट पुलिस की जो आर्म्ड बटालियंस होती हैं वो करती थी, और उनकी कोऑर्डिनेशन की कमी देखी गई और उनकी लैक ऑफ एक्सपर्टीज की कमी देखी गई। तो उसके बाद ये समझा गया कि एक डेडिकेटेड फोर्स की जरूरत है जो कि नेशनल लेवल पर होगी, सेंट्रलाइज्ड उसकी ट्रेनिंग होगी, तब जो है बीएसएफ का गठन किया गया। इसके लिए चुना गया सीनियर आईपीएस ऑफिसर के एफ रुस्तम जी को, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल बने बीएसएफ के। और जो है इसके अलावा अगर हम बात करें सीएपीएफ की, तो आपका आईटीबीपी जो कि इंडो चाइना बॉर्डर को देखती है, सशस्त्र सीमा बल जो कि इंडो नेपाल इंडो भूटान बॉर्डर को देखती है, बीएसएफ इंडो पाक और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को देखती है, और जो है आपका असम राइफल जो है वो देखती है आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो ये है आपकी सीएपीएफ जो कि बॉर्डरिंग एरियाज को देखते हैं। इसके अलावा सीआरपीएफ है जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है, सीआईएसएफ है जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, मेट्रो, एयरपोर्ट्स पे आप उसको देखते हैं। ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है सीनियर आईपीएस ऑफिसर सदानंद वसंत दाते, अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन जो है हुआ था 26/11 का जो हमला हुआ था मुंबई पे, मुंबई टेरर अटैक्स 2008 में। उसके बाद एक एंटी टेरर एजेंसी जो है बनाने की कह लीजिए फील नीड जो है फील हुई, और उस समय पर एनआईए का गठन किया गया। ये जो है जो 26/11 का अटैक हुआ था उसमें भी थे, और उसमें इनका जो है बहुत बड़ा योगदान रहा। अब जो है इनको मौका मिला है उसी एनआईए को हेड करने का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं सदानंद वसंत दाते, ये बनने जा रहे हैं डायरेक्टर जनरल। इसके अलावा अगर हम बाकी अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो राजीव कुमार शर्मा जो हैं बने हैं डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बीपीआरएनडी। देखिए ये जो बीपीआरएनडी है, सबसे पहले तो आपको ये समझना है ये किसके अंतर्गत आता है? एमएचए के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरा चीज ये है कि इसका काम होता है रिसर्च करना। ठीक है, कौन सा क्राइम हो रहा है, कहां पर हो रहा है, क्या रीजंस हैं। देखिए कई सारी टर्म्स आती हैं, क्रिमिनोलॉजी, पिनोलॉजी के, पीनल ऑफेंसेस क्या हैं, क्या वो इफेक्टिव हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं उसको स्टडी किया जाता है। ठीक है, सो दैट इज द
ब्रॉड वर्क ऑफ बीपीआरएनडी। ऑब्वियसली बहुत सारे काम हैं, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट है आपका पीयूष आनंद जी, इनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। डिजास्टर रिस्पांस फोर्स नाम से क्लियर है कि जब भी कोई आपदा आएगी, वो मैन मेड हो सकती है, वो नेचुरल आपदा हो सकती है, उस समय पर एनडीआरएफ जो है एक्शन में आती है और तुरंत जो है उस जगह पर पहुंचती है और वहां पर लोगों को बाहर निकालती है उस समस्या से। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन का मेंशन बहुत जरूरी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हंसा मिश्रा, अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन यूपीएससी, जो कि 2010 बैच की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के ऑफिसर हैं। उनको बनाया गया है डायरेक्टर इन यूपीएससी। देखिए, डायरेक्टर इन यूपीएससी बहुत सीनियर पोस्ट नहीं है, बट हाँ कह लीजिए एक मिड लेवल ऑफिसर की पोस्ट है। इनका काम जो है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। ठीक है, इसके अलावा राजीव कुमार मित्तल अगेन आईएएस ऑफिसर हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, 1998 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं महाराष्ट्र कैडर से। इनको बनाया गया है डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ठीक है, सो राजीव कुमार मित्तल महाराष्ट्र से इनको कह लीजिए गंगा की साफ सफाई के लिए क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का कार्यभार सौंपा गया है। ठीक है, सो नमामि गंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं राहुल सिंह, अपॉइंटेड एज न्यू सीबीएसई चीफ, अगेन सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। ठीक है जी, इनको जो है बनाया गया है क्या, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का चेयरपर्सन। इससे पहले निधि छिब्बड़ थी और हु हैज बीन नेम्ड एज एडवाइजर इन द नीति आयोग, जिनको नीति आयोग में एडवाइजर बनाया गया है। राहुल सिंह जी को यह पद दिया गया है सीबीएसई चेयरपर्सन का। ओके, नेक्स्ट है आपका फॉर्मर आईएएस ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल, टेक्स चार्ज एज न्यू प्रसार भारती चेयरपर्सन। प्रसार भारती, देखो बहुत नई नई चीजें आ रही हैं, सोशल मीडिया आ गया है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं। तो प्रसार, नई नई चीजों का, नवी नवी चीजों का, ऐसे याद रख लो, नवनीत नवी नवी चीजों का को लेकर आएंगे, ताकि प्रसार भारती जो सरकारी चैनल्स हैं, डीडी, दूरदर्शन, वो भी लोग देखें, और ये इनकी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, नवी नवी चीजें लेकर आएंगे नवनीत जी और प्रसार भारती के लिए। ठीक है, सो जो है इससे पहले ए सूर्य प्रकाश कंप्लीटेड हिज टर्म एज चेयरपर्सन इन 2020 में गए थे, उन्होंने अपना कार्यभार कंप्लीट कर लिया है और द पोस्ट इज बीइंग फिल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years। नेक्स्ट है आईएफएस ऑफिसर विनय कुमार, अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। देखिए, रशिया हमेशा से हमारा एक बहुत क्लोज फ्रेंड रहा है। डिस्पाइट एवरीथिंग इन द लास्ट 2 years, डिस्पाइट द प्रेशर, वी कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम द रशिया। ठीक है, और उसके बारे में आपने बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमारे विदेश मंत्री जी की भी सुनी होंगी। तो यहां पर जो है बहुत सीनियर आईएफएस ऑफिसर विनय कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर टू रशिया। ठीक है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया। और अगेन द मोटिव है कि किस तरीके से जो है इंडिया और रशिया के रिलेशंस को और बेहतर आगे तरीके से ले जाया जा सके। नेक्स्ट है सोमेंदु बागची, अभिलाषा जोशी, अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एनवॉयज टू इराक एंड चिले रिस्पेक्टिवली। सुमेंदु बागची, इनको आपने जरूर देखा होगा, अगर आप थोड़ा न्यूज को फॉलो करते हैं, तो ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहे हैं विदेश मंत्रालय के। विदेश मतलब जो भी विदेश मामलों को लेकर लोगों को जानकारी देनी है, मीडिया को जानकारी देनी है, तो इनको आपने देखा होगा, ये जानकारी देते हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहे हैं। तो इनको जो है अब बनाया गया है इराक का, मतलब इराक भेजा जा रहा है एम्बेसडर बनाकर इराक। ठीक है, अगेन देखिए, इराक में 2001 के बाद हम देख रहे हैं कि इनस्टेबिलिटी का हमेशा से माहौल बना हुआ है, बट इराक जो है अगेन बहुत क्लोज पार्टनर रहा है, स्पेशली हमारी ऑयल नीड्स के लिए बहुत सारा डायस्पोरा है। उन सारे मुद्दों को देखते हुए इराक हैज ऑलवेज बीन अ क्लोज मेंबर। ठीक है, क्लोज फ्रेंड। इससे पहले जो है डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। ठीक है, तो ये जो है इनका एक ओवरऑल प्रोफाइल है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर है। नेक्स्ट है अभय ठाकुर, अपॉइंटेड एज इंडिया नेक्स्ट एम्बेसडर टू म्यांमार। अगेन म्यांमार जो कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है, और जो कि जहां पर मिलिट्री जनता रूल कर रही है, जहां पर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है ऑन्ग सैन सू की। ठीक है, जिनको कि हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ है फेब लगभग 3 साल से। ठीक है, 3 साल से वो हाउस अरेस्ट में है, और यहां पर जो है अबे ठाकुर जी को बनाया गया है एम्बेसडर टू म्यांमार। ठीक है, चलो
नेक्स्ट है कमल किशोर अपॉइंटेड स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, यूएन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है, डिजास्टर को कैसे कम किया जाए उसको लेकर कमल किशोर जी को भेजा जा रहा है, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का पद संभाले हुए हैं अभी, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं सेक्रेटरी जनरल के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, अगेन सीनियर ऑफिसर और डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ऑलरेडी ये एनडीएमए नेशनल डिजास्टर अथॉरिटी को हेड कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले हमने एनडीआरएफ के चेयरपर्सन की डिस्कशन की है। डीजी, नए डीजी बने हैं एनडीआरएफ के, कौन बने हैं कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना। अभी जस्ट हमने 5 मिनट पहले डिस्कस किया है। देखो ये सारे फैक्ट्स ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इन फैक्ट्स को थोड़ा सा बार बार रिकॉल करें। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जितना हम ज्यादा रिकॉल कर सकें, जितना हम ट्रिक्स बना सकें, उस तरीके से। बहुत सारे नाम हैं, सबकी ट्रिक बनाना भी मुश्किल होता है और सबकी ट्रिक याद रखना भी मुश्किल है। ठीक है, पेपर में लाइक हाउ टू रिकॉल दैट, बट आइडिया हियर इज कि आप जो है आंसर लिखें ताकि याद हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है गोविंद ढोलकिया अपॉइंटेड न्यू चेयरपर्सन ऑफ सूरत डायमंड बॉर्स। देखिए, सूरत डायमंड बॉर्स जो है वो रिसेंटली उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिसंबर 2023 में, और इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मॉडर्न सेंटर फॉर इंटरनेशनल डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस। देखिए, गुजरात, उसमें भी सूरत की अगर हम बात करें डायमंड कटिंग के लिए, डायमंड बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है। तो यहां पर इंडिया का पहला स्पेशल नोटिफाइड जोन जो है बनाया गया है डायमंड ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, एट द भारत डायमंड बोर्स एट मुंबई इन 2015। तो ये है गोविंद ढोलकिया जी, जो कि बनाए गए हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ सूरत डायमंड बोर्स। नेक्स्ट है नए प्रेसिडेंट बने हैं पीसीआई के। अब ये पीसीआई क्या है और कौन बना है? देवेंद्र झाझरिया नए अध्यक्ष बने हैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। देखिए, मैंने आपको लास्ट सेशन जो हुआ था, जो भी बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपने सुना होगा, मैंने आपको बताया था पैरा। पैरा शब्द जहां पर भी आता है वो जो है डिफरेंटली एबल्ड या दिव्यांगजन के लिए है। ठीक है, तो पैरालंपिक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि जो पैरा एथलीट्स हैं हमारे उनको बढ़ावा दिया जा सके, उनके जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया है। अब देवेंद्र झाझरिया जी को ही क्यों बनाया गया है? क्योंकि ये खुद जो है पैरा ओलंपिक्स में खेल चुके हैं, एक पैरा एथलीट हैं। 2004 में और 2016 में रियो पैरालंपिक्स F46 डिसेबिलिटी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जेवलिन थ्रोअर। ठीक है, हाँ, देख कहां तक भाला, ठीक है, भाला कहां तक फेंका जाए। ठीक है, चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट डबल पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रोअर। निधु सक्सेना अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है जी, निधु सक्सेना जो है टेक ओवर एज फ्रॉम एस राजीव, जिनको की सिलेक्ट कर लिया गया है एज अ विजिलेंस कमिश्नर इन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन से बनी थी। तो ये तो हो गया इनके बारे में जानकारी। ठीक है, निधु सक्सेना जो है बना दिए गए हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ठीक है, सरकारी बैंक है ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है पे यू नेम रेणु सूद करनाद एज चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है जी, तो रेणु जी कह रही हैं कि अगर सूद है तो वो ऑनलाइन पे कर दो। ठीक है, पे यू कर दो। ठीक है, सूद है तो पे कर दो, रेणु जी कह रही हैं। सूद है मतलब जो भी आपने लोन लिया है उसका जो सूद है, उसका ब्याज है, वो पे कर दो। ठीक है, तो इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद गोयल अज्यूम्स एडिशनल चार्ज एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, हाइड्रो पावर, पानी से जो बिजली है, जो डैम में हम देखते हैं, उसका जो है चेयरपर्सन इनको बनाया गया है, चेयरमैन एंड एमडी सीएमडी बनाया गया है। और अगर हम एनएचपीसी की बात करें तो ये एक मिनी रत्ना है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1 है। देखिए, अगर हम सरकारी कंपनीज की बात करें तो सरकारी कंपनीज में ना कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना कैटेगरी 2। सो ये बेसिकली उनके रेवेन्यू को देखकर, उनके प्रॉफिट को देखकर उनको ऑटोनॉमी दी जाती है कि जो ज्यादा अच्छा करेगा उतना उनको उतनी ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाएगी, ताकि वो इंडिपेंडेंटली अपने बिजनेस डिसीजंस ले सकें। ठीक है, सो यहां पर इसका गठन हुआ था 1975 में एनएचपीसी का, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956।
अब कंपनीज एक्ट चेंज हो चुका है, अब कंपनीज एक्ट 2013 आ चुका है, ठीक है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर हेडक्वार्टर कहां पर है? फरीदाबाद, हरियाणा। चलिए आगे चलते हैं। बीपीसीएल टीम्स विद नीरज चोपड़ा एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर स्पीड पेट्रोल, ठीक है। सो नीरज चोपड़ा जी जो कि भाला फेंकने के लिए बहुत मशहूर हैं, ठीक है, गोल्ड मेडल जीत कर लाए हैं, और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने अपने स्पीड पेट्रोल के लिए, मतलब जितनी स्पीड चाहिए, ठीक है, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट मोटिवेशन भी है। देखिए कई बार कई लोग कहते हैं कि जी पढ़ाई बोरिंग हो जाती है, बहुत मुश्किल है, दो पढ़ाई में बहुत सारी नई नई चीजें करते हैं। अगर आप भाला फेंकने में देखें तो एक व्यक्ति कितने साल लगातार अपनी प्रैक्टिस करता रहा, उस मोनोटनी से जूझता रहा, और फिर वो आगे बढ़ता है। सो यहां पर आप देख सकते हैं, सो स्टार ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, सो जेवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा फॉर इट्स प्रीमियम पेट्रोल वर्जन, दैट इज स्पीड। इसके अलावा जो है, अच्छा बीपीसीएल के बारे में बात कर लें तो बीपीसीएल जो है महारत्ना स्टेटस इसको मिला हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके सीएमडी जो है जी कृष्ण कुमार। नीरज चोपड़ा को ही एवरीडे एक ब्रांड है अपने, अगर जो भी सेल्स खरीदते हैं आप, ठीक है, तो एवरीडे जो है उन्होंने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है पवन दवलूरी, आईआईटी मद्रास ग्रेजुएट, इज न्यू माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हेड, ठीक है जी। तो इनको जो है दवलूरी, इनको बनाया गया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का हेड। आप जो भी अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर आप एप्पल नहीं यूज कर रहे हैं, विंडोज यूज कर रहे हैं, तो लगभग मेजॉरिटी पॉपुलेशन विंडोज यूज करती है, तो यहां पर विंडोज का हेड इनको बनाया गया है। अगेन दिस इज इन लाइन विद लाइक लॉट ऑफ इंडियंस अब्रॉड, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके सीईओज या इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर आपको भारतीय जो है वहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे सत्या नडेला, चेयरपर्सन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, और इसको एक इंपॉर्टेंट उसका कह लीजिए कंपोनेंट पर कौन हेड कर रहे हैं? एक इंडियन हेड कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेज बहुत सारे हैं, पहली मैं आपको कहते हैं अलर्ट दे देता हूं कि इससे पहले कि बहुत लोग बोर हो जाएंगे, अरे इतने सारे दिन हैं कैसे याद होंगे, कोशिश करूंगा अगेन कि हम इसको सेशन में ही याद कर लें, ठीक है। कुछ कुछ ट्रिक्स याद करते जाएंगे और इसको याद करते जाएंगे, मतलब साथ साथ देखते जाएंगे। तो पहला मार्च है, पहला दिन मार्च का महीना है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो पहले साल का आखिरी महीना, उसका पहला दिन कहा गया। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। सो टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, क्या कहते हैं, लिंग के आधार पर, ठीक है जी, एज के आधार पर, उम्र के आधार पर, नस्ल के आधार पर, और महिला या पुरुष के आधार पर, एचआईवी स्टेटस के आधार पर, किसी भी आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ते हैं, ठीक है। राइट इक्वालिटी की बात करते हैं आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के साथ, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। अब डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है तो क्या होगा? अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसी के साथ तो क्या करना होगा? तो आपका जो सिविल डिफेंस है वो अच्छा होना चाहिए, लोग जो हैं मोटिवेटेड होने चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, हमारी फोर्स होनी चाहिए उस डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए। वहीं तो पुलिस का काम आता है, सिविल डिफेंस का काम आता है। सो ऑनर द हीरोज एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स, उन हीरोज को ऑनर किया जाए और सेफ्टी स्किल्स को प्रमोट किया जाए, ठीक है, ये थीम है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, यहां इसका थीम है कनेक्टिंग पीपल प्लैनेट एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन, कि डिजिटल इनोवेशन हम कैसे यूज कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, वाइल्ड लाइफ कहा जाता है कि जब आप मान लो पार्क में सैर करने जा रहे हैं, या वाइल्ड लाइफ कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट में जा रहे हैं, तो वहां पर जो पशु पक्षी हैं खासकर, उनकी आवाज को सुने, ठीक है, पत्तों की सरसराहट को सुने, मतलब नेचर के साथ एंजॉय करें। आजकल हम सब लोग लाइक ईयरफोन्स लगाकर घूमते रहते हैं, पर वो सही नहीं है। अब नेचर के साथ जुड़िए, तो हियरिंग करिए, सुनिए, ठीक है, पशु पक्षियों को सुनिए, वहां के पत्तों की सरसराहट को सुनिए, उसको फील कीजिए, ठीक है। सो दैट इज द वर्ल्ड हियरिंग डे। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, हियरिंग डे याद रहेगा, ठीक है। सो चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक हियर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल, ठीक है। तो सब सुने, सब सुनने की मतलब धीरे धीरे कला बढ़े। अब हो क्या रहा है, हम एक दूसरे को कम सुन रहे हैं, ऑनलाइन ज्यादा रह रहे हैं, ठीक है, दैट इज इट।
ओके चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सीलेंस। देखिए ईएसजी क्या होता है? इन्वायरमेंट, सोसाइटी, सोसाइटल एंड गवर्नेंस। ओके, इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस। सेफ्टी कैसे बढ़ेगी दुनिया में? सेफ्टी तभी बढ़ेगी जब नॉन प्रोलिफरेशन होगा। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि सब देश जो है मिलकर बहुत सारे हथियार बना रहे हैं, बहुत सारे हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर बॉम्ब्स कम होने चाहिए। एक स्टार्ट ट्रीटी आई थी। तो सेफ्टी कब बढ़ेगी? जब सब लोग हथियार नहीं रखेंगे। ठीक है, जो है डिसआर्मामेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो थीम है वो है आपका ये 2021 से शुरू हुआ है, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर फ्रॉम 24 टू 30। ये वीक है बेसिकली 24 टू 30 अक्टूबर। 5 मार्च को इसका दिन है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। जैसे भारत सरकार का भी वो है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इन्वेस्ट इन वुमेन, ठीक है, उनमें इन्वेस्ट करो और इससे पूरे समाज की, पूरे देश की प्रोग्रेस होगी। ठीक है, ड्यूरिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे 1975 यूएन सेलिब्रेटेड फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 1975 में पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाया गया था। पोषण पखवाड़ा, ठीक है, पोषण पखवाड़ा, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अगले ही दिन ही ऐसे समझ लो कि पोषण की बात हो रही है। ठीक है, महिलाओं के लिए, जो खासकर जो घर की महिलाएं हैं, मदर हैं, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि घर में सब लोग अच्छा खाना खाएं। अच्छा मतलब उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, सबको अच्छा खाना मिले। ठीक है, तो पोषण पखवाड़ा। ठीक है, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे के अगले दिन पोषण पखवाड़ा। ठीक है, सो ये 15 दिन चलता है। तो यहां पर वो ऐसे समझ लो कि 15 दिन जो है अलग अलग रेसिपीज, अच्छी अच्छी चीजें जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, वो बाकी अगली जनरेशन को सिखा रही हैं। ठीक है, सो पोषण भी पढ़ाई भी। सो सेलिब्रेटेड फॉर अ स्पैन ऑफ 15 डेज इन द मंथ ऑफ मार्च एनुअली। ठीक है, ये मत सोचना कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो महिलाएं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं सोचेंगे अच्छा अच्छा सिर्फ आप महिलाओं को किचन तक ही सीमित रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, प्लीज डोंट टेक दैट वेज। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स जजेस, हाँ ये भी उससे रिलेटेड है। ठीक है, अब आपने बट खाने पीने की तो बात हो गई, बट इंपॉर्टेंट है कि उनको न्याय भी मिले। जब उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो उनको न्याय मिले। तो जब वो कोर्ट में जाएं तो कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में वकील, जज, मतलब जनरली मेल बेस्टियन रहा है हमेशा से। अब धीरे धीरे जो है हम देख रहे हैं कि वहां पर महिला वकील जो है, फीमेल लॉयर्स हैं, फीमेल जजेस हैं, तो उनका नंबर भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, सो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस। ठीक है, ताकि महिलाएं जो हैं उनको सेफ फील हो वहां पर जाकर भी। ठीक है, सो वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है सीआईएसएफ रेजिंग डे। ठीक है, सीआईएसएफ रेजिंग डे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। 69 में सीआईएसएफ जो है सेटअप किया गया, वन ऑफ द सीएपीएफ है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, मेट्रो, एयरपोर्ट्स में आप सीआईएसएफ को देखते हैं। ठीक है, इट इज वन ऑफ द सीएपीएफ। नेक्स्ट आपका आता है पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.142, है ना, बहुत लंबा है। 22/7 लिखते हैं या तो आप, या आप 3.14 लिखते हैं, तो 3.14 ही है इसका भी। ठीक है, 3.14 क्या है? 3 से थर्ड मंथ मार्च, बेसिकली ये मंथ और डेट की फॉर्म में हो गया। सो 3 मार्च, थर्ड मंथ मार्च और डेट हो गई। ठीक है, तो 14th मार्च। ठीक है, तो 14th मार्च को ये बनाया जाता है। ठीक है, 1988 से जो है ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन वाटर फॉर ऑल, आप चाहते हैं कि सबको पानी मिले, तो सबको पानी डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, बट अगर आपको मैथ्स अच्छे से आता है तो आप अच्छे से उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो मैथ्स, मैथमेटिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के लिए क्या कहा जाता है? जागो ग्राहक जागो। ठीक है, जागो ग्राहक जागो। सो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज कर सकते हैं? देखो, मैथमेटिक्स को यूज करके हमने एआई को डेवलप कर लिया, अच्छा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर लिया, इससे कंज्यूमर्स को भी हेल्प होगी। ठीक है, याद रखना है। तो दिस इज हाउ द ट्रिक्स कैन गो। चलिए, नेशनल इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन डे।
ठीक है। अब इसी से आप कह सकते हैं फर्स्ट डोज ओरल पोलियो वैक्सीन की 1995 में दी गई, और जो है यहां पर हम बनाते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन डे। खासकर हमने कोविड के बाद तो इस वैक्सीनेशन को सबने हमने इस वैक्सीन को लगवाया है और उसका फायदा देखा है कि किस तरीके से कितने लाखों लोगों की जान बची है। सो नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन डे, अगेन इसको मैं इसी से रिलेट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले आपने सबको पानी दिया, ठीक है, सबके कंज्यूमर्स का ख्याल रखा, फिर जब बीमारी आई तो सबको इक्वली वैक्सीन भी बांटी, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इंडिया की जो है, इसी दिन इसका गठन किया गया था कोलकाता में, कौसीपुर कोलकाता, 18 मार्च 1802 में, ठीक है। तो गन्स आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो 18 मार्च को क्या मनाया जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज डे इंडिया। नेक्स्ट आता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, ठीक है। रिसाइकलिंग डे, द थीम एज रिसाइकलिंग हीरोज, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पूरी दुनिया में हम बात कर रहे हैं कि कितना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, वो बेशक प्लास्टिक वेस्ट हो और तरीके का वेस्ट हो, उस वेस्ट को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं। जैसे एक 3R कहा जाता है, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज, रिसाइकल, okay, I'm forgetting the third word, I'll let you know. So that is the 3R टेक्निक बेसिकली, ठीक है। तो ये रिसाइकलिंग, ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। नेक्स्ट आता है आपका वर्ल्ड स्पैरो डे। स्पैरोज, आई लव स्पैरोज एंड वी लव स्पैरोज, ठीक है, 20 मार्च को। देखो स्पैरोज, गोरैया खत्म हो गई लगभग, क्यों, मोबाइल कम्युनिकेशन रेडिएशंस की वजह से, ठीक है। अब कोशिश की जा रही है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को। 20 मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, तो वो छोटी गोरैया जो है, ठीक है, उसकी आवाज, ठीक है, उससे लोग बहुत खुश महसूस करते थे, तो वहां से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और अल्टीमेट परसूट ऑफ लाइफ क्या है, हैप्पीनेस है, खुशी है, ठीक है। तो दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। सो रिकनेक्टिंग हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है 21 मार्च। देखो 21 मार्च को क्या होता है, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब जो सूरज की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली ओवरहेड होती है, कहां पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। तो यहां पर वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे एंड द स्टीरियोटाइप्स, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2006, ठीक है। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो जहां पर इक्वेटर है वहीं पर आपको इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत होती है, वहां पर आपको रेन फॉरेस्ट मिलते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट हो गया 21 मार्च को, ठीक है। सो फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, ये थीम है इसका। अच्छा, अब क्या है कि ये जहां पर फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, इक्वेटर के पास, वहां पर अगर आप देखेंगे एक मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है लोगों में, ठीक है। मेलानिन इसीलिए जो है रंग जो है काला, ठीक है, ब्लैक कलर जो हम कहते हैं, वो वहां पर आपको देखने को मिलता है। बट हमें ये कोशिश, मतलब ये करना है कि वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है, नस्ली भेदभाव नहीं होना चाहिए। इक्वेटर पे रहने वाले लोगों के साथ किसी भी तरीके का नस्ली भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेट हो रहा है, ठीक है, कि वहां पर जो है एक आपका एक और फैक्ट आपको पता लग गया, मेलानिन, ठीक है, कि किसी भी व्यक्ति का जो स्किन कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, मेलानिन की प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ज्यादा मेलानिन की प्रोडक्शन तो उतना डार्क कलर होगा, ब्लैक डार्क कलर आप कह सकते हैं, और जितना कम होगा उतना वो फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन होगा, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। और यहां से आपका क्या हो गया, जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ नौरोज। नौरोज जो है पर्शिया, ईरान, जहां पर पारसीज, जो जैसे इंडिया में आपको बहुत सबसे जो छोटी माइनॉरिटी मिलती है वो पारसीज की मिलती है, लगभग 70,000 की लगभग पॉपुलेशन है। तो ये जो पारसीज नौरोज जो फेस्टिवल है ये बनाया जाता है, इरानियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड बाय ज़ोरास्ट्रियन, और एग्जैक्टली इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इक्वेटर, इक्विनॉक्स जो है होता है, सनरेज इक्वेटर पर ओवरहेड होती है इस दिन, ठीक है, इसीलिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। तो अब हमने, जब आप इक्वेटर पर बैठे हैं, इक्वेटर पर क्या है, बहुत बारिश हो रही है, बहुत पानी है वहां पर, बहुत ह्यूमिडिटी है, तो वहीं से आपका वर्ल्ड वाटर डे आ गया, ठीक है। सो लीवरेजिंग वाटर फॉर पीस, ये 1993 से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है बिहार फाउंडेशन डे,
ठीक है, बिहार फाउंडेशन डे। बिहार में बहुत पानी है, बहुत सारी नदियां हैं, गंगा, उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। सो बिहार वॉज कार्व्ड फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी 1912 में। 1905 में बंगाल पार्टीशन, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, बंगाल पार्टीशन, उसके बाद सूरत स्प्लिट। मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिलेट दैट थिंग, ठीक है। चलो, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे, ठीक है, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का जो विजिबल मैनिफेस्टेशन है वो क्या है? विजिबल मैनिफेस्टेशन यही है कि बहुत ज्यादा, कई जगह बहुत सूखा पड़ रहा है, कई जगह बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, सी लेवल राइज कर रहा है। तो उसका विजिबल मैनिफेस्टेशन मीटरोलॉजिकल तरीके से आ रहा है। मीटरोलॉजिकल मतलब जो भी आप मौसम को लेकर जानकारी बात करते हैं, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट से IMD, तो मीटरोलॉजिकल डे, ठीक है। सो फ्रंट लाइन, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, क्लाइमेट एक्शन पे सबसे आगे यही है। ओके, ये आप एक्चुअली मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था 23 मार्च को। शहीदी दिवस, ठीक है जी, 23 मार्च 1931 को हमारे तीन जो है महान नेता, शहीद भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु और सुखदेव, जो है उनको फांसी दी गई थी 1931 में, ठीक है। एक दिन बाद वो फांसी देनी थी, एक दिन पहले वो फांसी दी गई, ठीक है। अपने आप में काफी बड़ा इवेंट था, और जो है शहीदी दिवस उनको याद करते हुए मनाया जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यस वी कैन एंड टीबी, ठीक है। टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को खत्म किया जा सकता है। सरकार ने एक प्रोग्राम भी शुरू किया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। सो मार्च 24 1882 को, इसी दिन जो है डॉक्टर रॉबर्ट कूच ने क्या किया था, जो बैक्टीरिया कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उस बैक्टीरिया को फाइंड किया था, ठीक है। तो उसी से जो है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, देखिए ये 25 मार्च को मनाया जाता है। ये इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि एक व्यक्ति थे एलेक कॉलेट, जो कि जर्नलिस्ट थे और जो कि यूनाइटेड नेशंस के रिलीफ प्रोग्राम में काम कर रहे थे पैलेस्तीन में, और ये गायब हो गए, मतलब नहीं पता लगा, मिसिंग हो गए। और उन्हीं, जो भी इस तरीके के जो मानवीय कार्य काम करते हैं, वो जब किसी तरीके से मिस होते हैं, उनकी याद में जो है ये मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ठीक है जी। तो ये जो है इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है। वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है ग्लोबली। सिग्निफिकेंस ऑफ थिएट्रिकल आर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, ठीक है, उससे हमें एक नॉलेज भी मिलती है, हमें एक ज्ञान भी मिलता है। तो वर्ल्ड थिएटर डे, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका 30 मार्च राजस्थान डे। 22 मार्च हमने क्या देखा था, बिहार डे, ठीक है। पानी, पानी से हमने कहा था बिहार, नदियां, ठीक है। 30 मार्च वर्ल्ड, 30 मार्च 1949 को राजपुताना जो है वो भारत में उसका विलय हो गया था, तो इसीलिए राजस्थान डे, राजाओं का स्थान, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, ठीक है, कोई वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, और फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हमें क्या करना है, बैलेंस शीट को बैलेंस करना है ना। बैंक में कहते हैं बैलेंस शीट हो रही है जी, सारा देखना है कितना पैसा आया, कितना कहां गया, उसका पूरा लेखा जोखा, कोई वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस तरीके से याद रख लेना, ठीक है। सो पहली बार मनाया गया है 2023 में, बट इट इज नॉट रिलेटेड विद फाइनेंशियल वेस्ट, इट इज रिलेटेड विद ओवरऑल वेस्ट। किसी भी तरीके का वेस्ट ना हो, स्पेशली जिस तरीके से हम ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस ऑफ द जीरो वेस्ट। ओके, तो ये है आपका आज का क्वेश्चन। कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे, चेयरपर्सन प्रसार भारती के कौन जो है चुने गए हैं, ठीक है जी। ये आप मेरे को इसका उत्तर देंगे। इसके अलावा जो है आप मेरे को ये भी बताएंगे कि पोषण जो दिवस है वो कब था, और इसके अलावा इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब था, इसके बारे में जानकारी देंगे आपको। अम्बेसडर रशिया के कौन बनाए गए हैं उसकी भी आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन बॉक्स में। मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। मैं पिछले वीडियो में मैंने देखा कि कुछ बच्चे हैं जो पूरा ईमानदारी से हर एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका जो है आंसर कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ऑनलाइन लेक्चर में भी अपनी मोटिवेशन बना के रखें, अपनी डेडिकेशन, और इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट, ठीक है, बीच बीच में हम हंसी मजाक करते हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि आप पेन पेपर लेकर बैठे और चीजों को नोट करें, ठीक है। जब तक आप अपने हाथ से उसको नहीं लिखेंगे तब तक चीजें याद नहीं होंगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं जाएंगी। बहुत सारे फैक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होते जाएंगे, somehow like it started slipping from our minds. This is the best way that you can remember mnemonics, stories, ठीक है, writing it down, it is very important.
ठीक है, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।